तो बड़ा सवाल, 16,250 करोड़ रुपए, कितने का पैसे? 16,250 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने बिना रिजर्व बैंक की परमिशन के इधर के उधर कर दिए। ये बात हम तब की कर रहे हैं 2007 की, जब आईपीएल शुरू हुआ था। उसके बाद तमाम नोटिस जाते रहे, ललित मोदी को नोटिस गया, और ये जो नोटिस की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं 2009 की, ये देखिए, ये नोटिस की कॉपी है जो बीसीसीआई, ललित मोदी, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर, जो कि उस वक्त बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट है, उनको गई है। सवाल यह है, आईपीएल क्या दूध की धुली हुई है? जवाब है नहीं। तो इसको ठीक कौन करेगा? बीसीसीआई कहती है कि इन तमाम चीजों के लिए ललित मोदी जिम्मेदार है, ललित मोदी ने ही पूरा घपला किया है। लेकिन आईपीएल तो बीसीसीआई की एक इकाई के तौर पर काम करता था, तो ललित मोदी जो देश को छोड़कर भागकर इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, सिर्फ उनको जिम्मेदार ठहराना कितना उचित होगा? इसी बड़ी बहस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर विश्वबंधु गुप्ता साहब, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ गौतम कौल साहब हैं, जाने माने नौकरशाह हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी, विभिन्न पदों पर उनका लंबा तजुर्बा रहा है। कीर्ति आजाद है, सबसे वोकल वॉइस है आईपीएल के खिलाफ, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, भारतीय टीम को वर्ल्ड कप दिलवाया था कीर्ति आजाद ने, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयाज मेमन साहब, जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और हमारे कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर भी काम करते हैं। अयाज, सबसे पहला सवाल ये, क्या वाकई आईपीएल दूध का धुला हुआ है? अगर दूध का धुला हुआ है तो पिछले कई सालों में, 5 साल मान लीजिए, 2009 से लेकर 2013, 4 सालों में आज तक आईपीएल और बीसीसीआई 16,250 करोड़ रुपए का हिसाब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्यों नहीं दे पाया? देखिए, दूध का धुला हुआ तो है ही नहीं, ये तो जाहिर होता है, क्योंकि 3 प्लेयर अभी पकड़े गए, उनके खिलाफ चार्जेस लगना बाकी है। क्या नतीजा आता है इसका, ये देखना है। लेकिन ऐसे जो वाकयात हुए वो बताता है कि आईपीएल में कुछ खामियां हैं, बहुत सी खामियां हैं शायद, जो सही करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस भेजे हैं, जो पैसे उन्हें वसूल करने हैं, ये सब जो है ये पब्लिक डोमेन में, जहां तक मेरा ख्याल है, काफी कुछ फिगर्स आए हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो है वो बीसीसीआई कॉन्टेस्ट कर रही है कि हमें ये नहीं देना चाहिए, कुछ जो कह रही है कि भाई ललित मोदी ने किया था वो उनकी जिम्मेदारी है, जो मैं मानता हूं कि ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि आईपीएल जो है अब इनकी प्रॉपर्टी है बीसीसीआई की, तो इन्हें ये जो भी जिसने भी किया हो ये झेलना पड़ेगा उनको, और जल्द से जल्द ये मैटर जो है इन्हें ये कंप्लीट करना होगा, इसका एक क्लोजर लाना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी लायबिलिटी अगर आपके सर पे हो तो ये जिंदगी भर आपको चुभते रहेगी। बिल्कुल, इतनी बड़ी लायबिलिटी कोई छोटी मोटी नहीं है। 16,250 करोड़ रुपए का हिसाब देना है बीसीसीआई को ईडी के लिए। कीर्ति, आपने कई बार इस मसले को उठाया है, 1999 के मैच फिक्सिंग के मसले से लेकर आज तक, 2013 तक, आईपीएल के मसले तक। क्या कारण है कि बीसीसीआई इतनी पावरफुल है? मुझे लगता है बीसीसीआई में तो ऑल पार्टी मीटिंग है, फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं, अरुण जेटली साहब भी हैं, शरद पवार साहब भी हैं, राजीव शुक्ला भी हैं, तो आप जैसे लोगों की आवाज भी दब जाती है। दीपक, मुझे याद है वो दिन 1999 में जब आप और मैं, मुझे याद है जब वो फिक्सिंग का केस हुआ था, हैंसी क्रोनी आ रहा था, तो हम दोनों साथ में थे और लाइव उस पर प्रोग्राम कर रहे थे। और आज भी मैं ये केवल कह सकता हूं कि जब कभी भी आप संसद में बैठते हैं तो पक्ष और विपक्ष होता है, और सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि फलाने मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जब कभी क्रिकेट की बात आती है तो यूपीए और एनडीए दोनों मिलकर यूनाइटेड फ्रंट हो जाता है, क्योंकि सारे पार्टियों के, पक्ष के विपक्ष के सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं और फिर आने नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे मानो कि यह यूनाइटेड फ्रंट बीसीसीआई का सरकार के ऊपर है। और जो आपने 16,250 की बात, 16,250 करोड़ की बात की है, यह सच्ची में बहुत ही जबरदस्त मामला है। स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की जो रिपोर्ट थी पार्लियामेंट में, जो 2 अगस्त 2010 को पेश की गई थी, उसमें कहा गया था कि आईपीएल एक कमर्शियल धंधा है, और इसके अंदर कहा गया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का आपने उल्लंघन किया है, फेरा का उल्लंघन किया है, जो बाकी सब चीजें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में, उल्लंघन के बारे में कहा था। लेकिन खेद की बात यह है कि बीसीसीआई ने अपनी एक इंटरनल कमेटी बनाई। बीसीसीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, बीसीसीआई एक एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूशन है जो क्रिकेट को चलाती है। खेद की बात है कि आईपीएल, उसकी सब कमेटी और आईपीएल के कारण से आज बीसीसीआई बदनाम हो रहा है। आवश्यक ये था, मैं आपको सिर्फ केवल 2 उदाहरण दूंगा, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं, बात जल्दी खत्म करूंगा। सबसे पहली बात यह है, आपको याद होगा, हमारे सभी जितने लोग दर्शक हैं वो देख रहे हैं और जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कि पिछले वर्ष 5 क्रिकेटर्स को पकड़ा गया था। उसको
केस सीधा देना चाहिए था पुलिस में, लेकिन इंटरनली इन्वेस्टिगेशन बीसीसीआई करने लगी। उससे लगभग 2 साल पहले आपको ध्यान होगा एक और स्टिंग हुआ था, जिस स्टिंग के अंदर इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ एक आदमी स्पॉट फिक्स कर रहा था पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। तब उसमें कोई राष्ट्रीय एसोसिएशन या कोई स्टेट एसोसिएशन नहीं घुसी थी। लंदन पुलिस सीधी गई थी, उस आदमी को पकड़ा था, उसके ऊपर एफआईआर किया था, चार्जशीट फाइल किए थे, जुडिशियल कस्टडी में ले गए थे, उनके ऊपर केस चला था, लड़के बैन हुए थे। यह होना चाहिए एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं दी गई। उसका कारण क्या है? क्योंकि बीसीसीआई में इतने राजनीतिक लोग बैठे हैं, उनको सदैव ये लगता रहता है कि भाई दूसरे वाले की कमीज मेरे से ज्यादा सफेद नहीं दिखनी चाहिए, और यही कारण है कि वह सारी चीजों को अंडर द कारपेट डालने का प्रयास करते हैं। जब तक वह खुलकर सामने नहीं आएंगे और इन सबों के ऊपर वह कड़ाई से नहीं ऑपरेशन करेंगे, जब तक कि नहीं वह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये देंगे, तब तक इस प्रकार की समस्या हमें दीपक आती रहेंगी और ये समस्याएं हमको झेलनी पड़ेंगी। इसमें 40,000 करोड़ का जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, यह कोई काला पैसा नहीं है। ये ड्रग मनी हो सकता है, ये माफिया मनी हो सकता है, ये आर्म्स मनी हो सकता है, ये अंडरवर्ल्ड का पैसा हो सकता है। इसलिए मैं केवल ये कहूंगा कि दिल्ली पुलिस के लिए ये दाग अच्छे हैं। अभी तक हाय हाय हो रही थी, तो यह उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि इस केस को आगे एनआईए के साथ ले जाएं, इंटरपोल के साथ मिले। यह खिलाड़ी छोटे प्यादे हैं, केवल प्यादे हैं शतरंज की बिसात के ऊपर, और ये बुकी छोटे हैं। एक खिलाड़ी के लिए 50 या 60 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो सकते हैं, वह बुकी 50 या 60 लाख के 6 करोड़ 60 करोड़ 600 करोड़ बना सकता है। कैसे बन रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इससे बढ़िया मौका और नहीं मिलने वाला है। लेकिन मुझे दुख लगता है कि 99 में जब और मैं दीपक में और आप बैठे थे, तब भी हम लोगों ने इसकी बड़ी चर्चा की थी, तब भी कुछ नहीं निकला। 2007 से आईपीएल आया हुआ है, 2009 में ये हुआ, पिछले साल मैं बैठा और मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंट। मुझे दुख लगता है कि 99 में जब और मैं दीपक में और आप बैठे थे, तब भी हम लोगों ने इसकी बड़ी चर्चा की थी, तब भी कुछ नहीं निकला। 2007 से आईपीएल आया हुआ है, 2009 में ये हुआ, पिछले साल मैं बैठा और मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ। दीपक, हमारी खेल इसी तरीके से द्रौपदी बनती रहेगी, इसी तरीके से इसका उपहास होता रहेगा। और एक खिलाड़ी होने के नाते जो 1983 में विश्व कप जीता था, मुझे दुख होता है, आंखों में आंसू आते हैं। मुझे उन लोगों के ऊपर तरस आता है जो लोग जाते हैं, अपने परिवारों के साथ जाते हैं, यह सोचते हुए कि 2 अच्छे दिग्गजों के बीच में लड़ाई होगी, और इस प्रकार का होता है। मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्म की बात और देश के लिए नहीं हो सकती। शर्म की बात और नहीं हो सकती। सीधे चलते हैं गौतम कोहल साहब के पास। गौतम कोहल साहब, ईडी ऐसा क्या है 2009 से 2013 तक 16,250 करोड़ रुपए का हिसाब वो बीसीसीआई पर से नहीं ले पाया? क्या 4 साल लगने चाहिए थे? क्या इच्छा शक्ति की कमी है इस एजेंसी में जांच के लिए? मेरे ख्याल से हमको अपना हिसाब जो है वो शुरू करना चाहिए 1999 से, क्योंकि ये 13 साल पुरानी बात है और अभी तक जो है केस जो है कोर्ट के अंदर जो है वो चार्जशीट नहीं हुआ है। और ये क्यों नहीं हुआ है इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। क्या कमियां हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि जिसकी वजह से ये दिल्ली पुलिस को ये तकलीफ हो रही है कि ये केस जो है कोर्ट में जो है इसका ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि वो एक तकलीफ ऐसी है जो कि बाद में 2007 में भी वही चीज आएगी। इस समय जो केस जो अब दर्ज होंगे उसके अंदर भी वही मुसीबत आएगी। और एक और चीज जो है वो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इस समय जो कानून है वो इतना चरमराया हुआ है कि आप इस तरह की आईपीएल के जो मैचेस हैं, इस तरह की जो बदतमीजियां हैं, ये आप करते रहिए, मूंछ पे ताव देते रहिए और जो है सजा भी आप काटते रहिए, और ये खेल जो है आप जो है आपको पैसे से मोटा करता जाएगा। और जब तक कि हम कानून जो है उसको ठीक नहीं करते तो ये खेल के जो चलाने वाले हैं इनमें कोई डर नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल तय है कि ये जिस तरह से हमारे कानून इस वक्त देश के अंदर चल रहा है उसमें कोई डर नहीं है। एक तो नेताओं का कोई डर नहीं है, दूसरा ये है कानून का भी कोई डर नहीं है। तो ये हमको सबको समझने वाली बात है और इसके लिए आगे के समय के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। आगे कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन विश्व बंधु गुप्ता जी, 16,250 करोड़ का तो अकाउंटेड है, इन कागजों में है। कीर्ति भाई कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए का घपला है आईपीएल के अंदर। सवाल ये उठता है
इस बात की जांच 2007 से लेकर 2013 तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस द्रौपदी का चीरहरण तो बीसीसीआई क्रिकेट नाम की द्रौपदी का चीरहरण तो लगातार करती रही है। 1999 में मैच फिक्सिंग खुली, उसके पहले अजरुद्दीन पर आरोप लगे, तमाम बड़े क्रिकेटरों पर आरोप लगे, चंद्रचूड़ कमेटी बनी, सीबीआई ने जांच करी, लेकिन आज भी हम अलग अलग जगहों पर जांच को देखते हैं। क्या कहां कमी है? इच्छा शक्ति की कमी है? देखिए दीपक जी, जो कीर्ति कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। सारी पार्टियों के अंदर ऐसे लोग भरे हुए हैं जो कहीं ना कहीं बीसीसीआई से या इन बुकीज से कुछ ना कुछ उनको फायदा आ रहा है, तो इसके ऊपर कोई नहीं उठा रहा है। लेकिन मेरे इस बारे में बिल्कुल निराशवान नहीं हूं। मेरा तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, ये अगला सेशन खुलने दीजिए स्कूल्स का, आप बच्चों को, स्कूल के बच्चों को सड़कों पर ले आइए कि जब तक क्रिकेट के कानून नहीं बदलेंगे, जब तक ये लोग जेलों में नहीं जाएंगे, क्रिकेट का गेम इस देश में नहीं होना चाहिए। और जब स्कूलों के बच्चे सड़कों पर निकलेंगे, मेरे को लगता है तब लोगों की आत्मा हिलनी शुरू करेगी। हमारे पॉलिटिशियंस बिल्कुल ही, उनके में कोई आत्मा नहीं है। हमारे, बस मैं आपको क्या बताऊं, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के बच्चे और हिंदुस्तान के यंगस्टर्स, इनको सड़क पे निकलना पड़ेगा, तभी इस देश की ये क्रिकेट साफ हो सकती है। अयाज, आपको लगता है सड़क पर बच्चों का, कॉलेज के नौजवानों का निकलना इतना आसान होगा और ये कभी प्रैक्टिकली तौर पर पॉसिबल हो सकता है इस देश के अंदर? नहीं, देखिए मुझे तो लगता है ऐसे आंदोलन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक सेकंड, मुझे आप एक मिनट देंगे। मैं गुप्ता जी, मैं आता हूं आपके पास। क्रिकेट में जो, एक सेकंड, मुझे एक बात कहने दीजिए। जो क्रिकेट में जो गंदगी आप देख रहे हैं, जो आपके टीवी पर आ रही है, उनकी फिल्में आप जरा स्कूलों में और कॉलेजेस में जाकर दिखाना शुरू कीजिए, और जब वो देखेंगे किस किस तरह के ये यहाँ पे दलाल, सबको पता है, सबको पता है, बच्चों को नहीं मालूम है दीपक, सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। बच्चा क्रिकेट के मैदान में बात ये करता है वो खिलाड़ी बने या मैच फिक्सर बने। मैंने ये भी कन्वर्सेशन सुनी है बच्चों के अंदर, एकेडमी के अंदर। ठीक है। अयाज मेमन साहब, आपको लगता है इतना संभव है? क्योंकि इस देश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का भी आंदोलन देखा, काला धन के खिलाफ बाबा रामदेव का भी आंदोलन देखा। अब क्या आपको लगता है क्रिकेट के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा या क्रिकेट की गंदगी अपने आप कभी साफ भी हो पाएगी? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए कि बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर लाएं कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, अपने आप को खुला, जो है खास करके मामले अकाउंटिंग के मामले में हो या पैसे के मामले में हो या ओनरशिप, जो आईपीएल का स्ट्रक्चर हो। जैसे मैं खुद मानता हूं कि जब आरटीआई का एक डिमांड आया था कि बीसीसीआई के लिए आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उन्हें ओपन होना चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्यों ओपन नहीं है, क्योंकि उनकी अकाउंट जो है पब्लिक डोमेन में है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जो विवाद है, जो बहस है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ या इनकम टैक्स के साथ या टैक्स अथॉरिटी के साथ, वो हर कंपनी की होती है, वो चलते रहती है। अगर उन्हें फाइन करना है वो फाइन करे, कुछ सेटलमेंट होता है, कुछ एक्सपेंसेस बताने होते हैं वो एक्सेप्ट करती है टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो एक्सेप्ट करे, लेकिन उसका क्लोजर लाना जरूरी है। वो सालों तक चलते रहे उसकी कोई मतलब नहीं है। आंदोलन की जरूरत नहीं। मैं तो मानता हूं कि अब मौका ऐसा है, क्योंकि ऐसी चीजें वाकयात हुए, तो मैं तो कहूंगा कीर्ति आजाद जो 1983 के वर्ल्ड कप में खेले थे, उसकी फिल्म जाके दिखाई आप बच्चों को कि क्रिकेट इस तरह से खेली जाती है, जैसे हमने जीता था 1983 में, जैसे हमने 2011 में जीता है, जैसे 2007 में जीता है। रोल मॉडल्स आपको पैदा करने ना, आपको ये सब जाके दिखाएं कि आप देखें हमारे मुल्क में क्या क्या गंद है, और आप सोचेंगे कि लड़के साफ हो जाएंगे या बच्चे साफ हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल से बेवकूफी है, ये कोई मतलब नहीं है। जहां पर गंदगी है उसको एड्रेस करने का एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है। ये नहीं है कि आप कोई चीज गंद हो तो आप उसको बंद कर दो, ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है। बेसबॉल की लीग के बारे में, और शायद कीर्ति को पता होगा, 1930s में अमेरिका में इतना इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था करप्शन कि वो लीग को बंद करना पड़ा और फिर उसे फिर से खड़ा किया था उन्होंने। पर ये नहीं कहा कि बेसबॉल ही बंद कर दो, गेम ही, स्पोर्ट को ही खत्म कर दो। ये कोई तरीका नहीं होता है। ये तो जो है आया साहब माफ कीजिएगा,
माफ कीजिएगा, मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जी। गड़बड़ी कहां है। गड़बड़ी है टीम की ओनरशिप में। शाहरुख खान से पूछताछ हो चुकी है, प्रीति जिंटा के पति से पूछताछ हो चुकी है, शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हो चुकी है, राज कुंद्रा से पूछताछ हो चुकी है, ललित मोदी को ढूंढ रही है। ललित मोदी देश छोड़कर भागे हुए हैं, क्रिकेट पर बड़े बड़े कमेंट दे रहे हैं वो लंदन में बैठकर। दूसरी बात, खिलाड़ियों के पेमेंट में 106 करोड़ रुपए सालाना विदेशी खिलाड़ियों को पेमेंट होता है, जो साफ साफ फेमा का वॉयलेशन है। एक स्टिंग ऑपरेशन में एक क्रिकेटर ने स्वीकारा था कि जो जूनियर लेवल के प्लेयर होते हैं उनको व्हाइट और ब्लैक में अलग अलग पेमेंट किए जाते हैं। साथ ही साथ जो जिस तरह के मैचेस होते हैं उसमें बुकीज का कनेक्शन होता है। ललित मोदी खुलकर कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड के लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं कि आईपीएल के मैचेस वो 2007 से 2009 तक जब यहां पर थे तो फिक्स कराएं। कीर्ति, आपने भी ये तमाम पहलू सुने, आपने भी तमाम इसके पहलू देखे हैं। जब शशि थरूर और ललित मोदी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी तब आपने लोकसभा के अंदर एक मैराथन स्पीच दिया था। सवाल यह है कि सरकार इस मामले को सेटल नहीं करना चाहती या प्रेशर इतना ज्यादा है। सवाल यह है कि अगर ललित मोदी पर बीसीसीआई ठीकरा फोड़ देती है और ललित मोदी कहती है कि मैं लंदन से वापस नहीं आऊंगा, तो हम लोग इतने बेबस क्यों हैं कि एक शख्स को राष्ट्रीय मसले पर जांच के लिए लंदन से लेकर दिल्ली नहीं ला सकते। दीपक, मुझे एक चीज बताइए, क्या हम लोग इतने नासमझ हैं कि केवल इसमें ललित मोदी इन्वॉल्व था? इसके अंदर एक गवर्निंग काउंसिल थी। गवर्निंग काउंसिल में सभी लोग थे, अच्छे खासे पढ़े हुए लोग थे, केंद्र सरकार के मंत्री थे, विपक्ष के नेता थे, अलग अलग लोग थे, सभी लोग इसमें बैठे हुए थे। क्या उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था? क्या वो जानते नहीं थे कि कानून क्या है देश का? क्या वो अकेला बैठा हुआ सब कुछ कर रहा था? ये गवर्निंग काउंसिल ऐसे ही क्या बेकार नाम की थी? ये तो बहुत अच्छा है कि किसी के ऊपर भी डाल दो, ठीकरा फोड़ दो, नजला उतार दो, खत्म हो गई बात। लेकिन वो लोग जो बैठे जिस समय ये निर्णय हो रहे थे, तो वो लोग कहां थे? ये लोग राजनीतिक लोग ही थे ना, और कोई तो नहीं था। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जिस समय ये राजनीतिक लोग नहीं थे और बीसीसीआई से या किसी एसोसिएशन से कोई 4 लड़के या 5 लड़के अच्छे खेले हुए देश के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खड़े होते थे, ये तब आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, केवल दूरदर्शन चलता था। उस समय हम प्रेस में जाते थे, 2 अखबारों में निकलता था स्टेटमेंट, तो सभी आते थे कि भाई कीर्ति जी क्या हो गया, बेदी साहब क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, बताइए हमें, हम सॉल्व करें। और बैठ करके उसका कोई ना कोई नतीजा करते थे, निकालते थे कि भाई यह समस्या इस तरीके से समाधान होगा। लेकिन जब से राजनीतिक लोग आ गए हैं, ये सारे जब समस्याएं आती हैं तो इनको डर नहीं लगता, क्योंकि उनको मालूम है यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। तुम मेरी पीठ को खुजाते रहो, मैं तुम्हारी पीठ को खुजाता रहूंगा, एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे, फिट रहेंगे। तो ललित मोदी को केवल सिंगल आउट कर देना और कहना कि वो गलत है, मेरे ख्याल से ललित मोदी के साथ ये सारे थे। और अली बाबा और 40 चोर की कहानी मेरे ख्याल से बड़ी फिट बैठती है। बिल्कुल, अली बाबा और 40 चोर। गौतम कौल साहब, आपको लगता है बीसीसीआई जिस ढंग से अपने आप को कंडक्ट करा रही है, कीर्ति जी की कहावत बिल्कुल सही है, अली बाबा और 40 चोर? जी न्यूज चाह रहा है हमसे बात करना। संतोष नायर। गौतम कौल साहब, मेरा सवाल यह है, कीर्ति कह रहे हैं बीसीसीआई को अली बाबा और 40 चोर, क्या आप उनकी इस कहावत से सहमत हैं? बीसीसीआई को नहीं कह रहा हूं, आईपीएल में बैठे हुए वो लोग बीसीसीआई को नाम बदनाम कर रही है आईपीएल। चलिए माना आईपीएल अली बाबा और 40 चोर। विश्वबंधु गुप्ता जी। लगता है गुप्ता जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अयाज मेमन साहब, आपने इतने नजदीक से भारतीय क्रिकेट को देखा है, अयाज मेमन साहब आपने इतने नजदीक से भारतीय क्रिकेट को देखा है, सवाल यह है कि सिर्फ आईपीएल अली बाबा और 40 चोर बनकर क्यों रह गई है, क्यों सिमट गई है, क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं दिखना चाहती, क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहती, क्या कारण नजर आते हैं? सिर्फ मनी? देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि ये अली बाबा और 40 चोर, ये एक अच्छा मुहावरा, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कीर्ति ने। देखिए, आईपीएल मैं नहीं मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं कि एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टैलेंट को शोकेस करने। कभी नहीं कहा कि आईपीएल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो खेल किसी भी फॉर्म में हो अयाज, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट शुड नॉट बी स्टॉप। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि केवल वह गंदी मछली जो तालाब में बैठकर सारे तालाब को गंदा कर रही है उसको तो निकालना चाहिए ना। यह तो मानते हो, अगर लोगों को टॉस पसंद हो तो मुझे ठीक है,
मेरे ख्याल से अगर लोग सिर्फ कहें कि 2 टीमें आ जाओ, टॉस टॉस कर लें, लोगों को पसंद आए तो कर लें। मेरा केवल ये कहना है उस गंदी मछली को निकालना। आईपीएल तो खराब नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा आईपीएल को बंद करो। मैंने तो ये कहा कि आईपीएल बोर्ड की सब कमेटी है और उसके कारण से बोर्ड का खराब हो रहा है नाम। काश कि ये बोर्ड से अलग होता तो कम से कम बोर्ड का नाम तो खराब नहीं होता, हम बैठ करके अपने मामले तो सेटल कर लेते। लेकिन आज तो लगता है कि शायद वो भी नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक बैठे हैं। नहीं, मैं ये मानता हूं, देखिए मैं जैसे कीर्ति ने भी कहा कि आईपीएल का प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेट जो खेला जाता है उसका प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हो रही है फिक्सिंग विक्सिंग अगर सामने आ रही है, मैं मानता हूं यहां से अगर कोशिश रही आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की और बीसीसीआई की तो यहां से उसे मजबूत बना सकते हैं स्पोर्ट को। हर स्पोर्ट में जब पैसा आया है तो करप्शन पीछे पीछे साथ साथ आया है। टेनिस जब ओपन एरा आया उसमें भी गंदगी आई, फिर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर्स बना, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने देखा कि ये सब गंद फैल रही तो उन्होंने स्टेप्स लिए उसके लिए किस तरह से रोकना है। तो वो जरूरी है अब आईपीएल को रोकना। मैं ये भी मानता हूं कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में सिर्फ एक ललित मोदी जो है अब वो बाहर बैठे हुए उन पे सब इल्जाम रख रहे हैं, वो भी सही नहीं है। क्योंकि इतने सब जो दिग्गज थे उसमें लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, वो सब क्या कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ये जो आईपीएल खड़ा किया गया 2007-8 में, वो एक तो जल्दबाजी में किया गया क्योंकि एक खतरा था आईसीएल का। दूसरी बात ये थी कि अगर आप 7-8 टीम नहीं हो तो फिर वो टूर्नामेंट या लीग नहीं बनती है। तो किस तरह से जो फ्रेंचाइजेस बने हैं उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, उनका ओनरशिप पैटर्न क्या है, बहुत हद तक ये अब सामने आ गया है। जो नहीं आया है सामने, जिसमें अगर गवर्नमेंट को इंक्वायरी है या टैक्स अथॉरिटीज को इंक्वायरी है, वो सब क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से अब मौका है। क्योंकि अब इतना बड़ा क्राइसिस आया है कि ये एक अच्छा मौका है, एक ट्रांसपेरेंसी लाए, क्रिकेट पर तवज्जो दे। बाकी जो एक्सटर्नल जो इवेंट्स होते हैं, पार्टी शार्टी, ये मैं नहीं मानता हूं कि पार्टी होते हैं इस वजह से लोग प्लेयर जो है करप्ट हो जाते हैं। कीर्ति आपको बताएंगे कि उनके खेलने से पहले से भी क्रिकेटर्स पार्टीज में जाते थे, लेकिन ये नहीं है कि करप्ट इसी वजह से करप्ट हो जाते थे। बात नहीं है। हाँ, करप्शन की बात पार्टी की वजह से नहीं है, लेकिन अगर एक माहौल ऐसा बने या एक कल्चर ऐसा बने जहां पर देखने वाले ना सिर्फ देखने वाले लेकिन प्लेयर्स खुद ये सोचे कि ये सीरियस मामला नहीं है, यहां पर मैं कुछ भी कर लूं कोई पूछेगा नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कीर्ति, दिक्कत कहां है यहाँ पर, आखिरकार क्यों मैं कुछ भी कर लूं कोई पूछेगा नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कीर्ति, दिक्कत कहां है यहाँ पर, आखिरकार क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रही। इतनी हायतौबा मची, संसद पूरी हिल गई, एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, ललित मोदी को देश छोड़कर भागना पड़ा, आईपीएल के चेयरमैन इस देश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, इसके बावजूद भी ये ट्रांसपेरेंसी की कमी क्यों दिखाई देती है? ट्रांसपेरेंसी इसलिए की कमी दिखाई देती है क्योंकि ये करना नहीं चाहते हैं। समस्या क्या है इन राजनेताओं को, इनको डर लगता है कि हमारा जो प्रतिष्ठा है वो कहीं गिर जाएगी। यह इस बात को नहीं समझती कि अगर इस गंदगी को निकालेंगे तो इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जैसा मैंने कहा कि पार्लियामेंट में एक तरफ एनडीए है, एक तरफ यूपीए है, लेकिन यह लोग क्योंकि दोनों तरफ एनडीए और यूपीए में है तो यह यूनाइटेड फ्रंट बन जाता है और यही कारण है कि नहीं निकल पाता। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सीधे तार इन राजनीतिकों से जुड़े हुए हैं। यदि आप परसों का टाइम्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 5 पढ़िए तो मेरा स्टैंड विंडिकेट हो गया। जो मैं कह रहा था, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वह सब सामने आता है। मैं आपके चैनल पे एक खुलासा करता हूं दीपक जी, खुलासा ये करता हूं कि मैं आपको बताता हूं, मुझे और एसोसिएशंस के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन बिशन सिंह बेदी हमारे इंडिया के कैप्टन रहे हैं। उनके लीडरशिप में, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में मदन लाल है, मनिंदर सिंह है, सुरेंद्र खन्ना है, मैं हूं। हम लोग सदैव इस बात को अपने एसोसिएशन में उठाते रहे कि देखिए यहां बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, यहां पैसे देकर के क्रिकेटर्स को खिलाया जा रहा है, यहां इस प्रकार से हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि एसीयू ने प्रथम सप्ताह, दैट इज एंटी करप्शन यूनिट ऑफ आईसीसी ने मई के पहले सप्ताह में यह बात बड़े कड़े शब्दों में कह दी थी और चिट्ठी लिखी थी बीसीसीआई को, और बीसीसीआई ने डीडीसीए में बात की थी कि एक व्यक्ति वहां पर बैठता है जिसके बारे में हमें मालूम है कि वह गड़बड़ियां करता है, और उसको डीडीसीए बार बार हमारे विरोध के बावजूद यह कहते हुए कि आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी, आप इस आदमी को निकाल दें। लेकिन वह आदमी रहा, उस आदमी को रखा गया, उसका नाम अखबारों में भी 2 साल पहले निकला। उस आदमी को भारतीय टीम के साथ नीदरलैंड्स के मैच के जब खेला गया था दिल्ली में तब भी देखा गया था। उस आदमी के खिलाफ में एसीयू ने कहा, जो एंटी करप्शन यूनिट है आईसीसी की। और मैं आपको यह बात बता दूं कि यह लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं।
बहुत पैसा होता है, ये बैठे रहते हैं अंदर, वो लोकल मैनेजर बन गए, अब कप्तान है दूसरी टीम का, मैनेजर है दूसरी टीम के, सीनियर प्लेयर्स है दूसरी टीम के, वो हम मीटिंग कर रहे हैं आपस में कि हम कौन से 11 खिलाएंगे, टॉस जीतने के बाद हम बैटिंग करेंगे कि बॉलिंग करेंगे। यह लोकल मैनेजर वहां उनके इर्द गिर्द मंडराता रहता है, घूमता रहता है, उनसे पूछता रहता है, सर डू यू नीड अ टॉवल, डू यू नीड अ सॉफ्ट ड्रिंक, डू यू नीड सम मिनरल वाटर, डू यू नीड सम सोप और डू यू नीड सम स्नैक्स। ये बातें करता है और ये सब बातें सुनता है, क्योंकि पूरा आधा घंटा पहले यह तय किया जाता है कि टीम क्या खेलेगी और टॉस भी आधा घंटा पहले होता है। तो यह सारी खबरें बाहर चली जाती हैं और उसके बाद लोग उस पर सट्टा लगाते हैं, फिक्स करते हैं। यह होता है मैच फिक्सिंग, क्योंकि आपको मालूम है टॉस कर हारने या जीतने के बाद कौन सी टीम क्या खेलेगी, क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है। नहीं तो कोई बेवकूफ नहीं है जो 40,000 करोड़ रुपए पैसे लगा देगा इस सट्टे के अंदर, उसको सारी खबर अंदर से होती है। और आप क्या समझते हैं केवल ये 3 खिलाड़ी थे जो इसमें लगे हुए थे? ये तो बेचारे, इनका दुर्भाग्य था, ये बेचारे शतरंज के बिसात में बैठे हुए ये प्यादे, ये 3 फंस गए क्योंकि इनका फोन इंटरसेप्ट हो रहा था। भगवान ना करे कि केवल सिर्फ कि कोई और भी इनके अलावा हो, लेकिन 3 अगर ये आदमी के लिए 60,000 ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा था एक आदमी के लिए, तो जिस आदमी को इन्फॉर्मेशन दी थी वो 6 करोड़, 60 करोड़, 600 करोड़ भी कमा सकता है। और संभवतः हो सकते हैं कुछ इंटेलिजेंट लोग हों जो शायद, मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलता हूं और दीपक आप बैठे हुए बुकी हैं और आप मेरे पास आए, अगर आप स्टिंग कर रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो चुपचाप मेरे साथ बैठे, फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है, हम आपस में बैठ करके स्पॉट फिक्स कर लें, मैच फिक्स कर लें और उसके बाद कहें थैंक यू वेरी मच, मैं अपने घर पैसा जेब में डाल करके गया, आप अपने में गए, किसी को पता नहीं लगा। इसीलिए कहता हूं एनआईए को इंटरपोल के साथ जुड़ना चाहिए, इन बुकीज को जो हाथ में आए हैं पकड़ना चाहिए, इनको इंटरोगेट करना चाहिए और हमारे इस खेल को, इस भ्रष्टाचार से छुड़ाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण किसी प्रकार का और हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं केवल इतनी हाथ जोड़ करके विनती आपको इस टेलीविजन के माध्यम से कर सकता हूं। बिल्कुल बड़ी बात कही अभी की ब्रेकिंग न्यूज। एक तो यह है कि कीर्ति आजाद जो कि 1980s में जो वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, उसकी विनिंग टीम के खिलाड़ी हैं, सांसद हैं, उन्होंने ये मांग की है कि एनआईए और इंटरपोल मिलकर इस पूरे की पूरी स्पॉट फिक्सिंग की जांच करे, पूरे के पूरे आईपीएल की जांच करे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने, जो आईपीएल में कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग को बाय बाय कह दिया है। गौतम कौल साहब, पहला विकेट गिरा एडम गिलक्रिस्ट का, वो इस विवाद में, वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। आपने भी उनको फॉलो किया होगा। किंग्स 11 पंजाब की टीम को भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कई नोटिस गए हैं। प्रीति जिंटा जो उसकी मालकिन है, उनसे 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो रही है। क्या इमेज गिरने का सिलसिला शुरू हो गया एडम गिलक्रिस्ट के निकासी के साथ? गिलक्रिस्ट जो हैं वो बहुत ही प्रिंसिपल प्लेयर हैं और उन्होंने ये तमाशा देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से ये क्रिकेट में बदतमीजियां हो रही हैं और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही लोग और भी अगर क्रिकेट के अंदर हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो बाहर हो और इस वक्त आईपीएल के साथ लगे हों, तो अच्छा यही होगा कि वो भी जो है वो विदाई इस वक्त कर लें अगर वो कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि आईपीएल जो है ये इसके जो मैच और फिक्सिंग जो चल रही है इसके अंदर बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस नतीजे पे आ रहा हूं कि अगर ये बात मान ली जाए कि आईपीएल आने वाले समय में भी खेला जाए तो इसके साथ साथ जो है इसके खेल में जो एनफोर्समेंट की जो साइड है उसको भी देखा जाए। अभी आपके जो पैनल के सदस्य हैं उन्होंने ये भी बात कही है कि ये खेल जो है ये पिछले सालों में बड़ी जल्दबाजी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और सब चीजें इसकी देखी नहीं गई थी। मैं मानने को वो तैयार हूं और पर यह भी कहने चाहूंगा कि जो चीज रह गई थी वो थी इन्फोर्समेंट। बीसीसीआई में एक विजिलेंस डिवीजन है जो कि लगता है कि कोई काम नहीं उसने किया, उसने कोई एडवाइस ठीक तरह की लगता नहीं दी है, उसने कोई लोग पकड़े ठीक तरह से नहीं है और वो लगता है कि वो काम नहीं कर सकता आने वाले समय में।
तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है वो रहनी चाहिए। कुछ कानून जो इस वक्त हमारे चल रहे हैं उनमें जो है वो एक रिव्यू होना चाहिए। पहली बात तो ये जो रिव्यू की है वो ये है कि जो इस वक्त टेलीफोन टैपिंग चलती है, जो कि सिर्फ हम नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पे ही टैपिंग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये इंक्लूड किया जाए कि अगर इस तरह से खेल होते हैं, जो इंटरनेशनल खेल होते हैं जैसे कि आईपीएल है, इसमें भी पुलिस वालों को जो है कानूनी तौर से जो है वो इजाजत मिल जाए कि वो भी साथ साथ टैप करें। और इसके अलावा जो है जो कहना चाहिए जो माफिया जो लोग इसके अंदर काम करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, मैच रिग करते हैं, उनके खिलाफ भी एक नया कानून आना चाहिए। वो उसी पैटर्न पे आना चाहिए जैसे कि अमेरिका में जो था वो रैकेटियर्स इन प्रोफेशनल लीग एक्ट जो है वो उससे जो है इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे भी इसी तरह से आना चाहिए, क्योंकि ये पिछले 4-5 दिन के अंदर जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि इंटरनेशनल माफिया जो कि हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है वो इस खेल को जो है बर्बाद कर रहा है और इसके अंदर जो है वो मैच फिक्सिंग करा रहा है और इसका जो है गलत फायदा ले रहा है। मैं कानून पर आऊंगा, लेकिन अयाज मेमन साहब से एडम गिलक्रिस्ट की बाय बाय कहने पर अयाज साहब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे ख्याल से आईपीएल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का। जी नहीं, मैं मानता हूं कि 42 साल के हो गए। उन्होंने कहीं ना कहीं ये पहले भी बात की थी कि शायद ये इनका आखिरी सीजन होगा। ये सब सीजन शुरू होने से पहले ही 6 साल से खेल रहे हैं, 42 या 43 इयर्स की एज हो गई है और मेरे ख्याल से इस सीजन में उनका फॉर्म भी सही नहीं था, तो उन्होंने मेरे ख्याल से तो इरादा पहले ही कर लिया था। ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर ये मैच फिक्सिंग का स्कैम आया या इस कुछ क्या अपने रेपुटेशन पे उन्हें कुछ वो हो जाएगा, धब्बा लग जाएगा, इस वजह से नहीं किया उन्होंने। वो अब थक गए हैं क्रिकेट खेलते खेलते और मेरे ख्याल से सही डिसीजन है। बिल्कुल, एडम गिलक्रिस्ट थक गए हैं। कीर्ति, आप इस बात से एग्री करते हैं? उन्होंने क्या इस ढंग के संकेत दिए थे? क्योंकि मैं उतना एडम गिलक्रिस्ट को फॉलो नहीं करता हूं। कीर्ति, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? पहुंच रही है क्या? आपने मुझसे प्रश्न पूछा कोई? लगता है कीर्ति से बात जी। एडम गिलक्रिस्ट के इस बाय बाय कहने पर आप सुन पा रहा हूं मैं पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? जी, क्या मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। खिलाड़ी आते हैं, खिलाड़ी जाते हैं। नहीं, खिलाड़ी आते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, उसमें तो मैं कुछ नहीं कहना, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता हूं। अयाज ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। उनके 42 साल हो गए हैं, वैसे भी फॉर्म अच्छा नहीं है, शायद खेलना नहीं चाहते। हो सकता है ये सभी देख करके दुखी हैं, उनको लगता हो, डर लगता हो कि शायद कहीं मैं भी कहीं लालच में न बह जाऊं, इसलिए शायद हो सकता है छोड़ दिया हो। जी हाँ, बिल्कुल दागी टीम है उनकी। किंग्स 11 पंजाब पर भी ईडी की जांच बराबर चल रही है। विश्वबंधु गुप्ता जी, अभी गौतम कौल साहब ने बात कही कि कानून में बदलाव होना चाहिए। पूरा का पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं काले धन से जुड़ा हुआ है, सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है। आप इनकम टैक्स में इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, आपने कई क्लीन अप ऑपरेशंस में काम किया है। क्या बदलाव होना चाहिए मौजूदा कानून के अंदर ताकि सट्टेबाजी को, फिक्सिंग को, अभी तक अगर आप 2 लोगों पर देखें तो उनके ऊपर जो धारा लगी है वो 120 यानी कॉन्स्पिरेसी और 420 यानी चीटिंग की धारा लगी है। इसके अलावा कोई कड़ा कानून उन पर लागू नहीं होता, चाहे वो शीशंत हो, चाहे वो बुकी हो। कीर्ति कह रहे हैं कि ये ड्रग का पैसा हो सकता है, आर्म्स का पैसा हो सकता है, ये ब्लैक मनी हो सकता है, ये सटोरियों का पैसा हो सकता है। किस तरह से कानून बदला जाना चाहिए? सुनिए, भारत के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे क्रिकेट के हों चाहे किसी और गेम के, उनको भारत की दंड संहिता में लाना चाहिए, इंडियन पिनल कोड के अंदर लाना चाहिए। दूसरा, जितने भारत के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, बीसीसीआई हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हों, उनका अगर कोई मिसकंडक्ट होता है हमको भारत की दंड संहिता में लाना चाहिए। मिनिमम सजा इन लोगों के लिए कम से कम 7 साल होनी चाहिए, चाहे ये कुछ भी करें। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो है, और ये जो बुकीज हैं इंडिया के अंदर, इनके लिए मिनिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा जो चीजें हैं ये दाल झाल मिला हुआ है। आप जब तक इस पूरी तार को अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो ये मामला नहीं सुलझ सकता। ये हमारे लिए जरूरी हो गया है और हमको
हर हालत के अंदर इन लोगों को जेलों में फेंकना शुरू करना पड़ेगा। और वो अगर ये आवाज उठनी पड़ेगी, और मैं आपको बता देता हूं, जहां पर ये आईपीएल के ऑफिस बेरर्स, बीसीसीआई के ऑफिस बेरर्स, प्लेयर्स जहां पर ये जेलों में बंद होने शुरू हुए, इस देश का क्रिकेट अपने आप साफ होता जाएगा। बस यही कहना चाहता हूं। क्रिकेट अपने आप साथ होता जाएगा। कानून बनाने का काम सांसद करते हैं, और कीर्ति आजाद खुद एक सांसद है। कीर्ति, आप राजनीति भी समझते हैं, आप लॉ को भी समझते हैं, आप पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है इसको भी बखूबी जानते हैं। क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं कानून ही नहीं है हमारे पास ऐसे मसलों को डील करने के लिए। नहीं, हमारे पास है कानून। देखिए, लोकपाल क्यों मांग रहे थे? वो इसलिए मांग रहे थे कि जब सीबीआई ढंग से काम नहीं करती, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तोता है, तो फिर लोग कहते हैं कि भी लोकपाल लेकर आओ। अगर आप वही तो मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि हमारे पास कानून है। नहीं है कोई भी कानून। कहां कानून है बताइए? अरे दंड संहिता का मुझे कानून बता 420 का है, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। 420 का तो जनरल कानून है। नहीं, 420 का तो जनरल कानून है। वो उसको आप कैसे लगा सकते हो स्पेसिफिक क्रिकेट की? नहीं, ऐसे आप मिसलीड मत करिए कीर्ति। आप कीर्ति गलत करें। स्पेसिफिक लॉज लाने पड़ेंगे क्रिकेट के लिए और बाकी सब गेम्स के लिए। इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है हिंदुस्तान। नहीं, मुझे बोलने देंगे। आप नाराज हो रहे हैं, मुझे बात तो कंप्लीट कर दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कहिए। बिल्कुल आपका टाइम है। मैं कह रहा हूं, आप मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, लेकिन एक बात बता दूं, जो जब कैंसर हो चुका होता है तो उस पर वो नहीं लगाई जाती, जो बैंड एड होती है उस पर वो नहीं लगाई जाती। ये बैंड एड लगाने का काम इसको हमें बंद करना पड़ेगा। आपके पास 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, या पैसा, अगर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, बाहर से आ रहा है, तो इस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लग सकती है। अगर यह पैसा अंडरवर्ल्ड का है तो मकोका लग सकता है। इस प्रकार की चीजें अगर लोग तह में जाकर लगाएं तो आपको अवश्य कुछ न कुछ निष्कर्ष मिल सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है। एक्चुअली क्या है, समस्या है कि 1860 के कानून अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं, और ये अंग्रेजों के लिए बने हुए हैं। यू शो मी द मैन, आई शो यू द रूल। तुम मुझे आदमी दिखाओ, मैं तुम्हें कानून बताता हूं। अगर यह चिट फंड के अंदर जो चीट फंड है, चिट फंड के लिए तो कोई नहीं था भाई, वो भी तो धोखाधड़ी का केस था। उसके ऊपर कैसे लोगों को अंदर ले गए और बंद कर दिया? उसमें भी तो हुआ ना केस। छोटी सी आप नहीं समझ रहे हैं, भारतीय दंड संहिता में आप खेलों के लिए एक अलग से चैप्टर क्यों नहीं ले आते? एक अलग से चैप्टर क्यों नहीं लाते भारतीय खेलों के लिए, जिसके अंदर सारी एसोसिएशन आएंगी, सारे प्लेयर्स आएंगे, जिसमें बुटीज आएंगे क्रिकेट के। आप उन एक पूरा चैप्टर, इसमें 6 ये कानून हो जिसमें लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। आप प्लेयर्स आएंगे, जिसमें बुटीज आएंगे क्रिकेट के। आप उन एक पूरा चैप्टर, इसमें 6 ये कानून हो जिसमें लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। आपको ऐड करने में क्या प्रॉब्लम है? भाई, मैं कहां मना कर रहा हूं कि ये आरटीआई के अंदर नहीं आने चाहिए। मैं कहां मना कर रहा हूं कि ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं आने चाहिए। लेकिन जब तक ये नहीं है तब तक तो कुछ करना होगा। अरे भाई, जब तक नहीं है तब तक तो कुछ नहीं है। से कुछ नहीं होने बेगर्स कांट बी चूजर, सो व्हाटएवर यू हैव टू वर्क ऑन इट। अरे यार, ऐसी चिल्ला के कुछ नहीं होने वाला विश्व बंधु भैया। मैं जानता हूं, मैं भी बहुत गर्म आदमी हूं। मैं कीर्ति, आप मेरे भाई हो। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये बड़ी खतरनाक स्थिति है इसमें देश के अंदर। यार दीपक, मुझे नहीं बातचीत करनी है, मुझे माफ करो। नहीं, कीर्ति आप जाएं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा 120B और 420 में कितनी अधिकतम सजा है। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि एनआईए और साथ ही साथ इंटरपोल को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या एक खिलाड़ी के तौर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एक रोल मॉडल और एक सांसद के तौर पर, क्या आप गृह मंत्री को ये लिखेंगे कि इसकी एनआईए और इंटरपोल से जांच कराइए? डेफिनेटली, क्यों नहीं लिखूंगा। मुझे डर लगता है कल मैं बाहर निकलूं, मुझसे कहे भाई साहब कहीं आपका 1983 तो नहीं फिक्स था। कभी कोई मुझसे पूछ देगा, मुझे मालूम नहीं भैया।
हम तो देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला करते थे। आज तो ऐसी परिस्थिति है कि वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, राजनीतिक नाम का राजनीतिक वैसे ही नाम बदनाम हुए पड़े हुए। साथ में क्रिकेटर और इसमें आ गए, एक करेला अपने तीता ऊपर नीम चढ़ा। बाबू कहां जाऊं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आई एम कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, तो मुझे तो बात करनी पड़ेगी स्पष्ट। और लोगों ने मुझसे कहा कि मैं लूज कैनन हूं, मैं कुछ से कुछ बोलता हूं, मेरा विरोध है। लेकिन मुझे आज खुशी है, और दीपक आप भी इस बात को मानेंगे और पैनलिस्ट भी मानेंगे, कि मैं सच्चाई से लड़ता रहा हूं इसके विरुद्ध में। जब मैंने इसके खिलाफ में धरना डाला तो 3 घंटे का था। लोगों ने कहा ये तो T20 धरना था। अरे भैया, T20 का था या T10 का था तो उसूलों के लिए। और मैं अंत में कहना चाहता हूं कि उसूलों पर जब आंच आए, टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नहीं, आपने जो बात घुमाई है उसके हिसाब से लग रहा है मुझे आप गृह मंत्री को पत्र नहीं लिखने वाले, सिर्फ मांग करके चुप रह जाने वाले। अरे भैया, आप जो मर्जी चाहिए सोचते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। आप फ्रीडम ऑफ चलिए कीर्ति, हम इंतजार करेंगे। गौतम कौल साहब, आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट है? गुगली डाल के गए आप, गुगली। इंतजार करेंगे कीर्ति भाई हम आपका। लेकिन गौतम कौल साहब, आपको लगता है कि 120B और 420 ये 2 कानून जो इन पर लगाए गए हैं वो इतने बड़े अपराध के लिए काफी है? बिल्कुल ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। गौतम कौल साहब, हाँ, मैंने इस प्रोग्राम में पहले ही कहा है कि इस वक्त जो कानून है उसमें रद्दोबदल आनी चाहिए, और मैंने कुछ उसमें थोड़ा सा आइडिया डाला है। पर इस समय जो बहस चल रही है, और खासतौर से कीर्ति आजाद जी की जो बात जो मैंने सुनी है, उससे मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि अगर सरकार समझती है कि जो कुछ इस समय हो रहा है, जो हो चुका है पिछले 4 दिन के अंदर, अगर वो संगीन है, तो ये सब कानून लाने की जो है बात चल रही है। इससे जल्दी ये किया जा सकता है कि एक ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जाए जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी के ऊपर होता है। और क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी है, 420 जो है वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसका जो कहना चाहिए जो उसका जो वजन है या उसका जो घेरा है वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए ऑर्डिनेंस लाने में जो है उसका फायदा ये होगा कि वो जो कानून जो पुलिस चाहती है उसके अंदर वो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकती है। दूसरा सुझाव जो मेरा ये है कि मैं ये देख रहा हूं, मेरे लिए एक विडंबना है कि एक तरफ भारत सरकार जो है नेशनल स्पोर्ट्स कोड बना रही है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बना रही है, और जितने भी जो सीनियर सरकारी अफसर हैं और सीनियर नेता हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि साहब वो जो हैं वो ये खेलों में अब नहीं आ सकते। और बीसीसीआई दूसरी तरफ है कि वो भरी पड़ी है नेताओं से, और ऐसे अच्छे अच्छे कहना चाहिए नमूने हैं नेताओं के कि उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। पर ये जो इस वक्त जो समस्या जो खड़ी हुई है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बीसीसी के खिलाफ, वो भी एक समस्या है जो नेताओं की वजह से है। तो क्या ये जरूरी है कि ये नेता जो हैं यही जो है सारी बीसीसीआई चलाएं? ये भी एक सवाल है। मैं चाहता हूं कि देश में और आपके जो हैं दर्शक हैं वो ये इस चीज पे विचार करें, और एक मुहिम जो है वो शुरू करें कि बीसीसीआई में वही लोग आए जो कि असली क्रिकेटर्स खेल चुके हैं। और ये जो है आप देखेंगे कि जो और मुल्क में जो क्रिकेट काउंसिल्स हैं उसके अंदर खास तौर से वही लोग जो होते हैं जो कि अपने टेस्ट मैचेस में पहले खेल चुके हैं और उसके बाद रिटायरमेंट होके उनको ये पदवी दी जाती है कि वो क्रिकेट की लीडरशिप संभाले। यहाँ तो क्रिकेट जो है उसका नमूना ही दूसरा हो गया बीसीसीआई के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कीर्ति आजाद जी के मुंह की बात छीन ली है। वो इस बात को लेकर कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। गुप्ता जी, आखिरी कमेंट आपसे, आपको लगता है एनआईए और इंटरपोल को इस जांच में शामिल करना चाहिए जिस तरह से इसका दायरा बढ़ता जा रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद स्वीकारा है कि बाहर के देश के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अंडरवर्ल्ड के हाथ हो सकते हैं। बिल्कुल, अंडरवर्ल्ड साफ साफ शब्द इस्तेमाल हुआ। लगता
लगता है गुप्ता जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, यही सवाल है। आज मेमन साहब के पास ले जाऊंगा। आया साहब, आपको नहीं लगता अंडरवर्ल्ड की बात दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कर रहे हैं, तो इस जांच को और बड़ा होना चाहिए और बीसीसीआई वर्किंग कमेटी को कल बकायदा ये रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि इसके बड़े दायरे में जांच हो, एनआईए शामिल हो, इंटरपोल शामिल हो, सभी लोग शामिल हो और एक कॉम्प्रहेंसिव जांच इस पूरे गड़बड़ झाले की हो। इसमें बीसीसीआई को कहने की क्या जरूरत है? बीसीसीआई से कोई उसका मतलब नहीं है। अगर माफिया इन्वॉल्व है और क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। बीसीसीआई चाहे या ना चाहे उससे क्या फर्क पड़ता है? जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है इंडिया के, जो पुलिस है, उनकी एनीवे ये जांच करनी चाहिए। और ये पकड़े गए जो लड़के, वो इसी वजह से पकड़े गए कि कोई और केस वो लोग ट्रैप कर रहे थे, उसमें इनके कॉन्वर्जेशन आ गए। वरना ये जैसे इंग्लैंड में गई थी पुलिस, लंदन की पुलिस गई थी। आया साहब, एक जेस्चर अगर एक पत्रकार की तरफ से हो रहा है, एक सांसद की तरफ से हो रहा है, एक इनकम टैक्स ऑफिशियल की तरफ से हो रहा है, तो ये जेस्चर बीसीसीआई की तरफ से हो जाए, इसमें बुराई क्या है? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो एनआईए को कहेगी नहीं, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री को लिखेगी, होम मिनिस्ट्री एनआईए को लिखेगी। जो आज मैंने सुना है, नाम अगर किसी का बदनाम हो रहा है तो वो सही है का हो रहा है, आईपीएल का हो रहा है। नहीं, अब कल और आज मैंने जो सुना है वो तो या तो श्रीनिवासन साहब है या राजीव शुक्ला साहब है, वो तो वाहवाह कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है, हम पूरी मदद देंगे उनको। तो वो मेरे ख्याल से वो लोग तो ना नहीं, वो कह भी नहीं सकते ना। बीसीसीआई की क्या लोकल स्टैंड है कि वो कहेंगे आप इन्वेस्टिगेट मत करो? सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं, आप शायद समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूं, झगड़ा बहुत बड़ा है। मुंबई पुलिस ने श्रीशांत के कमरे में रेड कर लिया है। रिकवर्ड मनी किसी भी क्रिकेटर से नहीं मिली है। तीनों में से किसी आदमी के पास 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख की जो बात हो रही है वो किसी से नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं कि अगर क्राइम हुआ है, स्पॉट फिक्सिंग हुई है, पेमेंट हुआ है, तो वो पैसा श्रीशांत या चंदेला या फिर तीसरे खिलाड़ी के पास क्यों नहीं है? और लैपटॉप उठा के ले गई है मुंबई पुलिस। तो दिल्ली पुलिस कोर्ट में एविडेंस देने के लिए मुंबई पुलिस के हाथ जोड़ेगी कि भाई ये लैपटॉप हमको दे दीजिए। बड़ा संकट है आज मोहन साहब। अभी अगर देखा जाए तो ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की आपस की बात है। इनके बीच में जो है पड्डा जो हो रहा है कि कौन क्या इन्वेस्टिगेट करेगा, वो है। उसमें बीसीसीआई का अभी कैसे, जैसे कोई क्रिकेटर है जिसके पास ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, उसे इनकम टैक्स रेड करे तो बीसीसीआई क्या करेगी उसमें? बीसीसीआई अगर ना भी चाहे तो इनकम टैक्स को कौन रोक सकता है? चलिए कीर्ति, आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट कीर्ति आपसे, ये जो हालात हैं इसको देखते हुए आपको क्या लगता है ये जांच फुल प्रूफ हो पाएगी कि ये भी हैंसी क्रोनिया के टाइप या मोहम्मद अजहरुद्दीन की जो जांच हुई थी उसी टाइप निकल जाएगी और कोई सॉलिड एक्शन हमको कोई ग्राउंड पर नहीं दिखाई देगा? देखिए, अपने कानून ही ऐसे हल्के बने हुए क्या किए जा सकते हैं, लेकिन कानून के अंतर्गत रहते हुए अगर मकोका लगाते हैं और कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का पैसा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अंडरवर्ल्ड के लोग इसमें कौन तो बारात वाला सुनील कुछ नाम था उसका नाम आ रहा था, वो अगर इन्वॉल्व है तो सीधा मकोका लगाइए, इन लोगों को पकड़िए। कोई 60 लाख रुपए लेके जेब में थोड़ा ना ये घूमेंगे। अगर आपके फोन पर बात हुई है, फोन पर अगर आपकी बात हुई है, सोर्स तो जाएगा ना कीर्ति आजाद जी, किया है, आपके पास 1000 घंटे का है टोटल, तो सीधा करना चाहिए। हाँ, तो कोई जेब में लेके थोड़ा ना घूमता है भाई। वो अगर मैच खेलने की जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो 60 लाख लेकर के अपने बैग में घूमेगा क्या? सर, इनकम टैक्स के अंदर रिकवरी सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे भाई, तो इनकम टैक्स नहीं है ना, ये तो आपकी धोखाधड़ी है, चोरी है, डकैती है, देशद्रोह है, मनी लॉन्ड्रिंग है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद जिस तरह से बिल्कुल जिस तरह से कीर्ति समझ रहे हैं, हमारे तमाम बाकी पैनलिस्ट समझ रहे हैं, उसी तरह से बीसीसीआई आईपीएल भी उसी राह पर आगे बढ़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि कीर्ति आजाद वो पत्र जरूर लिखेंगे जिसमें एनआईए और इंटरपोल को इस जांच से जोड़ने की बात कही गई है। सवाल यह है कि अंडरवर्ल्ड अगर इससे सीधा जुड़ा हुआ है और नीरज कुमार दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इनसे कन्विंस्ड हैं, तो इन पर ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत कोई धारा क्यों नहीं लगाई गई? और सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार अगर इनको पेमेंट हुई है तो उसकी रिकवरी अभी तक सामने क्यों नहीं आई है? इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन चलते चलते हम यही कहेंगे कि क्रिकेट को साफ होना चाहिए, क्रिकेट का दामन साफ होना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से हम सभी को आवाज उठानी चाहिए ताकि क्रिकेट में जो गंदगी है वो पूरी तरह से साफ हो सके। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे आप देखिए श्रीशांत की कौन सी थी बुंगा बुंगा पार्टी।